हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज हम चैप्टर 2 मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपके लिए क्वेश्चन पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 में कई सारे क्वेश्चन पढ़े थे। पार्ट 1 में आपको हमने निषेचन पढ़ाया था, आंतरिक निषेचन क्या होता है, बाह्य निषेचन क्या होता है। इसके बाद आपको कई सारे आर्तव चक्र किसे कहते हैं, मोनेस्टर साइकिल, जिसे ऋतुस्राव चक्र भी कहते हैं, ठीक है। और इससे पहले प्रसव भी बताया था, और प्रसव के बाद आपको मानव अंडाणु, मानव शुक्राणु भी बताया था। ये सब चीज़ें हमने पार्ट 1 में पढ़ाई थी। आज हमारा जो पार्ट 2 आ रहा है, पार्ट 2 में आप पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें। कई सारी चीज़ें हैं पार्ट 2 में। पहले तुम पढ़ेंगे शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर। शुक्र जनन क्या होता है? तो शुक्र जनन का मतलब इसका निर्माण शुक्र नलिकाओं से होगा। शुक्र जनन में क्या होगा कि शुक्राणु का निर्माण होगा, और किससे होगा? शुक्र नलिकाओं से होगा। तो देखिए शुक्र जनन क्या होता है? यह वृषण की शुक्र नलिकाओं से उत्पन्न होता है, ठीक है। वृषण की शुक्र नलिकाओं में शुक्र जनन वाली क्रिया होती है। अंड जनन वाली क्रिया फिर कहाँ होगी? अंडाशय में होगी। शुक्र जनन वृषण के शुक्र नलिकाओं में क्रिया होगी, और अंड जनन किसमें होगी? अंडाशय में होगी। दूसरी बात कि गुणन प्रावस्था में शुक्र जनों के समूह नहीं होते। शुक्र जनों के समूह नहीं होते, एक एक दो दो चार चार शुक्राणु बनते रहते हैं, लेकिन अंड जनों के समूह होते हैं, ठीक है। जब वहाँ नहीं होते तो यहाँ होते हैं, इतना तो आपको याद ही रखना है, ठीक है। दूसरी बात कि वृद्धि प्रावस्था में शुक्र जनन में पीत संचित नहीं होता है। पीत मैंने आपको बताया था, पीलापन। पीत मीन्स क्या होता है? पीलापन। तो इसमें पीत नहीं होगा, लेकिन इसमें कुछ मात्रा में पीत संचित रहता है। मानव अंडाणु में कुछ मात्रा में पीत संचित रहता है। तो पीत तो आप जानते ही, पीत क्या होता है? पीत होता है पीलापन भाग होता है। अभी आपको हम जब दिखा रहे हैं पीत किसे कहते हैं, हालांकि इससे पहले हम कई वीडियो में आपको बता भी चुके हैं। देखो किसे कहते पीलापन, देखिए जरा। पीत क्या होता है? देखिए एग, देखिए आपको हम दिखा रहे हैं पीत किसे कहते हैं। यहाँ देखिएगा, जो पीलापन होता है, जैसे आपने बताया जो एग होता है, तो एग में सबसे पहले बाहरी क्या भाग होता है? सफ़ेद सफ़ेद होता है। ये एग है हमारा, ठीक है। ये एक कटा हुआ एग है, यहीं से आपको दिखाते हैं। एग होता है, और एग के बीच में क्या होता है? पीला पीला भाग होता है। जो पीला जो एग हो गया, ये जो सफ़ेद भाग है प्रोटीन हो गया, और बीच में जो पीला भाग योग से होता है, ये क्या होता है? ये एग का पीला भाग, इसी को पीत कहा जाता है। और यहीं पर शिशु बनता है, भ्रूण होता है, इसी में शिशु बनता है, और शिशु जो है पोषण के रूप में इस सभी को प्राप्त करता है, ठीक है। तो इसी को, इसमें क्या होता है? तो अंडाशय, अंडा में है तो इसका मतलब अंडाशय में तो पीत होगा, जो अंडाणु बनेगा उसमें पीत होगा, लेकिन शुक्राणु में पीत नहीं होगा। ये तो आप ऐसे समझ लो, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि वृद्धि प्रावस्था में क्या होता है? एक शुक्राणु से 4 अंडाणु बनते हैं। कितने? 4 शुक्राणु बनते हैं, यानी एक शुक्राणु से 4 पूर्व शुक्राणु बनते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है कि अंडाणु हर 28 दिन पर, जो मोनेस्ट्रल साइकिल में एमसी आता है, तो मोनेस्ट्रल साइकिल में हर 28 दिन पर एक ही अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कायांतरण द्वारा होता है, मेटामॉर्फोसिस द्वारा कायांतरण होता है, लेकिन अंडाणु में कायांतरण नहीं होता, परिपक्व विभाजन होता है। जब 28 दिन में परिपक्व विभाजित हो जाता है, तब शुक्राणु निकल के जो है इसका शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट, ये हमारे शुक्राणु अंडाणु के क्षेत्र है, इनको बढ़िया सेल्फी ले लीजिए। हालांकि इससे पहले हम पहले वाले वीडियो में भी आपको दिखाए हुए है। शुक्राणु मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो भी आपके अच्छे, चित्र भी अच्छे हैं, और ये आपको सीखने भी पड़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, अगला क्वेश्चन भी हमारा यही कह रहा है। प्रश्न कह रहा है मानव अंडाणु की संरचना। तो ये वाले मानव अंडाणु होता है, इसकी हम आपको सारी संरचना समझाते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले देखिए कि इसमें भी एक नाभिक होता है, और यहाँ भी एक नाभिक होता है। लेकिन इसमें जो बिना कोशिका, ये एक भाग होता है चारों तरफ, इसमें कोशिका नहीं होता, अकोशिकीय भाग होता है, और इसको बोला जाता है जोना पेलुसिडा कहा जाता है। जेली कोट कहते हैं, जोना पेलुसिडा कहते हैं। इसके बाद बहुकोशिकीय भाग होता है, सारी कोशिकाएं होती हैं, इसको बोला करते हैं कोरोना रेडिएटा, कहते हैं कूपिक कोशिकाएं इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कूपिक कोशिकाएं। कोशिका द्रव्य होता है, कार्टिकल ग्रेन्यूल होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें खाली होती है, इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखो मानव अंडाणु क्या होता है? मानव अंडाणु या डिंब या अंड कोशिका जो होती है, इसको डिंब भी कहा जाता है, अंड कोशिका भी कहा जाता है। मादा प्रजनन कोशिका होती है, और अंडाणु में गुणसूत्र संख्या 23 होती है। 23 अंडाणु में होती है, 23 शुक्राणु में होती है। कुल मिलाकर 46 अर्थात 23 जोड़ी अंडाणु गुणसूत्र बन जाता है, ठीक है।
मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है। अंडाणु क्या होता है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होता है। और सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है, तो अंडाणु अर्धसूत्री विभाजन के जरिए बनता है। किसके जरिए बनता है? अर्धसूत्री विभाजन के जरिए बनता है। अंडाणु अगुणित होता है, बात तो हमने ऊपर भी बताई थी कि अगुणित प्रावस्था शुक्राणु की भी होती है। शुक्राणु भी अगुणित होता है, ये गुणित हो जाता है और ये अंडाणु अगुणित हो जाता है। ठीक है, हालांकि गुणन प्रावस्था दोनों में पाई जाती है। तो देखो क्या होगा कि इसमें अगुणित होता है, यानी इसके गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़े में केवल एक ही होता है। गुणसूत्र के जोड़े होते हैं लेकिन जोड़े में केवल एक होगा, इसलिए 23 गुणसूत्र होते हैं और शुक्राणु वाले 23 भी उसी में मिल जाते हैं, तो जोड़ा रेडी हो जाता है, 46 हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्या है? अंडाणु अपीतकीय होता है, यानी इसमें बहुत कम मात्रा, बिल्कुल अपीतकीय नहीं आप बोलेंगे, ये बात तो हमने ऊपर भी अभी सिद्ध की थी कि इसमें पीतक नहीं पाया जाता। अंडाणु में यहाँ पीतक नहीं पाया जाता है इस वाले में, लेकिन यहाँ पीत संचित नहीं होता है, लेकिन यहाँ पीत संचित होता है। ठीक है, तो कुछ मात्रा में इसमें पीतक पाया जाता है। 2 आवरण होते हैं, ये तो हमने अभी ऊपर आपको बताया, चित्र में आपको 2 आवरण बताए थे। एक होता है अकोशिकीय आवरण, इसको जोना पेल्सुइडा कहते हैं, जेलीकोट कहते हैं। और दूसरा होता है जहाँ छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है, कोपिक कोशिकाएं पाई जाती है, उसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ठीक है, तो मानव अंडाणु में क्या होता है? 2 प्रकार की कोशिकाएं, नंबर 1 होता है अकोशिकीय आवरण होता है, जिसे जोना पेल्सुइडा कहते हैं, और बहुकोशिकीय आवरण होता है जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ठीक है, अंडाणु चयापचय क्रिया से बनता है। अंडाणु अंडाणुओं को संग्रहित करने और उत्पादित करने का काम करता है। अंडाशय क्या करता है? अंडाशय में ही अंडाणु इकट्ठे होते हैं और अंडाशय में ही अंडाणु उत्पन्न होते हैं। दोनों कार्य अंडाशय। हर मासिक धर्म चक्र में एक परिपक्व अंडाणु का जन्म होता है। ठीक है, परिपक्व एक अंडाणु हर मासिक धर्म चक्र में बनता है। अगला प्रश्न हमारा है गर्भ झिल्लियां क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि इसके वीडियो में पहले भी डाले हुए थे, फिर आपको बताते हैं कि गर्भ झिल्लियाँ हमारी 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4 होती हैं। और चारों गर्भ झिल्लियाँ जो होती हैं, बच्चे के लिए एक गर्भ झिल्ली ब्लड का निर्माण करेगी, एक गर्भ झिल्ली नसें और केशिकाएँ बनाएगी शरीर में, एक गर्भ झिल्ली जो होती है संतुलन बनाएगी, यानी सब अलग अलग कार्य करती है। गर्भ झिल्ली बच्चे की रक्षा करेगी। ठीक है, तो 4 प्रकार की होती हैं गर्भ झिल्लियाँ। कैसी होती है? नंबर 1 होती है पीतक कोष, एक पीले रंग की झिल्ली। सबसे पहली झिल्ली क्या होती है? पीले रंग की होती है, पीतक कोष होता है। और ये केवल भ्रूण को पोषण प्रदान नहीं करती है, बल्कि भ्रूण में रक्त निर्माण करती है। जो हमारे गर्भ झिल्लियाँ होती हैं उनमें पहली एक पीले रंग की झिल्ली होती है, और पीले रंग की झिल्ली का काम होता है पोषण प्रदान करना नहीं होता है, बल्कि क्या निर्माण होता है? इसका काम होता है हमारे शरीर को क्या होता है? रक्त का निर्माण, भ्रूण में रक्त का निर्माण करना होता है। ठीक है, गर्भ झिल्लियाँ देखिए क्या होती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका वीडियो पड़ा हुआ है, मैंने बहुत बेहतर समझाया हुआ था। देखो क्या होती गर्भ झिल्लियाँ। गर्भाशय हो गया, गर्भ झिल्लियाँ यहाँ दिखाई गई नहीं, सारी दिखाई गई हैं। सुंदर सा चित्र है इसका, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ गर्भ झिल्लियाँ क्या होती हैं। तो देखो गर्भ झिल्लियाँ क्या होती है। गर्भ झिल्लियाँ 4 प्रकार की होती है। अभी हम आपको यहाँ पे चित्र के माध्यम से सारी झिल्लियाँ बताते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या देखा कि सबसे पहले होती है पीतक कोष होती है, योगसेक होती है। योगसेक कौन सी झिल्ली होती है? ये झिल्ली जो होती है पीले रंग की होती है। ये वाली झिल्ली आप प्रत्येक में देखेंगे, ये हल्का सा बल्ब जैसा पीला, जैसे ये बच्चा, ये भ्रूण है, ये क्या है? भ्रूण है। इसके चारों ओर ये नीला नीला एक तरल ऐसा भरा रहता है। जब बाई चांस कोई गाय या भैंस बछड़े को जन्म देती है, कोई बच्चे को जन्म देती है, तो बाद में एक आंवल जो होती है, आंवल में नीले रंग की आंवल निकलती है, एक थैली ऐसी, तो उसको क्या बोला करते हैं? इस वाली झिल्ली को, इसको एमनियन कहते हैं, एमनियन झिल्ली कहते हैं। और ये नीले नीले रंग का इसमें द्रव भरा रहता है। इस द्रव का काम क्या होता है? जैसे बाई चांस अगर कोई पेट पर अगर प्रहार कर दे तो ये द्रव जो होता है उसकी चोट को बर्दाश्त कर लेगा, शिशु जो है सुरक्षित बना रहता है। और दूसरी बात क्या होती है कि ये द्रव जो होता है यहाँ पे, अब जैसे वैसे अगर यहाँ पे द्रव ना हो तो बच्चा जो क्या होगा, बच्चा गर्मी होगी तो शुष्क पड़ जाएगा, तो उसको शुष्कता से, गर्मी से बचाता है। ठीक है, तो एमनियोटिक झिल्ली में एमनियन द्रव होता है और ये शुष्कता से बचाता है बच्चे को, दूसरे बाह्याघातों से रक्षा करता है। तीसरी बात क्या होती है कि इसी में बच्चा
भ्रूण जो होता है इसी के अंदर पड़ा रहता है। तो भ्रूण के जो गुणसूत्र होते हैं वो इसमें कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। तो जब कभी भी उल्म भेदन किया जाता है, घातक लिंग परीक्षण किया जाता है, तो लिंग की जांच में आप ये मत समझिएगा कि वहाँ पे अल्ट्रासाउंड होता है, बच्चे का लिंग चेक किया जाता है, लड़का है या लड़की है, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है, वो लोग सीरीज के माध्यम से यहाँ से कुछ मात्रा में यही फ्लूइड निकाल लेते हैं, ये तरल पदार्थ एमनियोटिक द्रव निकाल लेते हैं और इसमें गुणसूत्र की जाँच करते हैं। अगर वो यक्स एक्स है तो लड़की है, अगर यक्स वाई है तो लड़का है। तो ये होता है इसका एमनियॉन झिल्ली का काम होता है। तो सबसे पहली झिल्ली हमारे पास क्या होती है, योगसेक होती है, पीतक कोष होती है, ये वाली पीतक झिल्ली पीले रंग की होती है और इसका काम केवल क्या होता है, रक्त का निर्माण करना। ये भ्रूण को पोषण नहीं देती है बल्कि भ्रूण में रक्त का निर्माण करती है, इसका मेन काम होता है। दूसरी झिल्ली हमारे पास तो क्या होती है, अभी हम आपको सारी झिल्लियाँ एक साथ बताएंगे। तो दूसरा नंबर हमारा आता है एमनियॉन के बाद में, पीतक कोष के बाद में एमनियॉन आती है। एमनियॉन तो हमने आपको बता भी दी है कि एमनियॉन कैसी होती है कि ये झिल्लियाँ एमनियोटिक थैली बनाती है, कि नीले नीले रंग की एमनियोटिक थैली होती है, इसमें एमनियोटिक द्रव भरा रहता है और एमनियोटिक द्रव भ्रूण को शुष्कता से बचाता है और बाह्य आघातों से रक्षा करता है, इसका काम होता है। तीसरा नंबर क्या होता है, कोरियान होता है। कोरियान का ये मुख्य झिल्ली होती है। कोरियान का काम पोषण भी होता है, श्वसन भी होता है, उत्सर्जन भी होता है। जितनी भी क्रियाएं होती है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, सारी क्रियाएं कोरियान के माध्यम से होती हैं और ये जुड़ी होती है प्लेसेंटा के माध्यम से। जो नाल नहीं होती बच्चे की, ये नाभि के पास से जो नाल जाती है उसको जो गर्भाशय में जुड़ी होती है। तो ये सारे बच्चे का भ्रूण से, बच्चे के अंदर से जितना भी उत्सर्जन होगा, अवशोषण होगा, सारा कार्य उसी के माध्यम से करती रहती है। तो कोरियान का काम ज़्यादा होता है, ठीक है। या एलेंटाइस के साथ मिलकर प्लेसेंटा बनाती है। जब कोरियान और एलेंटाइस दोनों मिलती हैं तब बनती है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा किसे कहते हैं, नाभि जो नाल होती है, बच्चे में जो नाल होती है उसी को प्लेसेंटा कहा जाता है। क्या होती है नाल, देखिए जरा, ये आप देख रहे होंगे, इसमें जो मोटी मोटी जो नाल जो जुड़ी रहती है, ये देखो देख रहे हैं, ये नाल किसके द्वारा जुड़ती है, एलेंटाइस और कोरियान झिल्ली के द्वारा। ये रही एलेंटाइस और कोरियान झिल्ली के द्वारा एक नाल बनती है जो गर्भाशय से बच्चे को जोड़े रहती है और इसका काम होता है पोषण प्रदान करना, उत्सर्जन में सहायक होती है, श्वसन में सहायक होती है, इतना कार्य होता है कोरियान का, ठीक है। कोरियान के बाद अगला नंबर हमारा आता है एलेंटाइस होता है, चौथा नंबर। तो एलेंटाइस कोरियान है, तो जब दोनों मिलते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया, तब क्या बनता है, प्लेसेंटा बनता है। तो एलेंटाइस जो होती है, एलेंटाइस या नाभिरज्जु द्वारा भ्रूण से जुड़ी रहती है। नाभिरज्जु द्वारा कहाँ जुड़ी रहती है, भ्रूण से जुड़ी रहती है। इसमें नाभि धमनी, नाभि सिरा और रक्त की जितनी भी भ्रूण से जब ये जुड़ी रहेगी तो नाभि धमनी, नाभि सिरा, रक्त केशिका जितनी भी होती है वो सब इसी में बनती है। देखो मैंने कितना सुंदर सा आपको चित्र दिखा रखा है कि सबसे पहले अब ऐसे बता दो, पीली झिल्ली है तो योगसेक होगी। योगसेक का काम क्या है, रक्त का निर्माण करना। दूसरे नंबर जो नीले रंग की झिल्ली है ये वाली, तो ये कौन सी होगी, हमारी एमनियॉन झिल्ली होगी। इसमें एमनियोटिक द्रव रहेगा जो बाह्य आघातों से भ्रूण की रक्षा करेगा, उसको शुष्कता से बचाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्या होती है, कोरियान झिल्ली होती है, चारों तरफ की। दूसरी वाली झिल्ली ए वाली, ये कौन सी झिल्ली होती है, देखो कोरियान तो लिखा होगा इसमें, कोरियान ये रही, ये झिल्ली पीले रंग की चारों तरफ जो है कोरियान झिल्ली। कोरियान झिल्ली का काम क्या होता है, ये कोरियान और लास्ट में होती है एलेंटाइस। एलेंटाइस और कोरियान दोनों मिलती हैं तब बनाती हैं गर्भनाली। ये प्लेसेंटा पीले रंग की दिख रही है, देखो ये भी कोरियान भी पीले रंग की है, ये भी पीले रंग की। तो प्लेसेंटा बनाती है और प्लेसेंटा क्या करती है, गर्भाशय से जुड़ी रहती है जो माता के रुधिर से ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती है, पोषण का आदान प्रदान करती है, ठीक है। तो ये इसके 4 पार्ट होते हैं, गर्भ झिल्लियों के 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पुरुष जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। हालांकि पुरुष जनन तंत्र आपको हम बेहतर समझा देंगे, तो आप सब जानते भी हो, ठीक है। पुरुष जनन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं, नंबर 1 होता है लिंग। लिंग का मतलब पीसन, जो सबसे बाहरी भाग होता है। दूसरा नंबर टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस क्या होता है, वृषण होते हैं। वृषण 2 होते हैं, एक जोड़ी वृषण होती है और इनका काम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करना होता है। वृषण क्या क्या करते हैं, ये नर जनन अंग होते हैं, जनन ग्रंथियाँ होती हैं, शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन दोनों का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण भी वृषण में होगा और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण भी वृषण में ही होगा, ठीक है। तीसरा नंबर होता है अंडकोश। अंडकोश का मतलब जो वृषण के चारों ओर एक झिल्ली ऐसी होती है, गर्मी के समय में क्या होगा, ये सिकुड़ जाए, फैल जाएगी ताकि अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो बाहर सुरक्षित हो जाए, सर्दियों में सिकुड़ जाएगी, अंदर सर्दी है तो बाहर टेम्परेचर ज़्यादा उसे चाहिए, ठीक है। ये सिस्टम होता है इसका, ठीक है। ये वृषण को सुरक्षित रखती है और तापमान को नियंत्रित रखती है। शुक्राशय क्या होता है, छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती है जो शुक्राणु को वीर्य के साथ निकलती हैं, इस टाइप से निकलती है और इन्हीं से क्या होता है, इन्हीं को यहाँ पे काट के बांध दिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम वेसेक्टोमी कहते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको ट्यूबोक्टोमी वेसेक्टोमी भी समझाऊंगा। प्रोटेस्ट ग्रंथि क्या होती है, या ग्रंथि होती है शुक्राणु को वीर्य के साथ मिलकर लिक्विड बनाती है। वीर्य में एक लिक्विड होता है, अगर वैसे तो वीर्य गाढ़ेपन का होता है, लेकिन जब इसमें लिक्विड जो होता है वो एक तरह चिपचिपा पदार्थ साबित करता है और उसी की वजह से शुक्राणु आगे बढ़ता है, ठीक है। दूसरा मूत्र मार्ग, या नलिका होती है जो मूत्र को मूत्राशय शरीर से बाहर ले
चले जाती है और इसके माध्यम से ही वीर्य भी बाहर निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका ही उपयोग किया जाता है वीर्य को बाहर निकालने के लिए। तो इसके कार्य क्या होते हैं? शुक्राणु का उत्पादन करना, वीर्य का उत्पादन करना, ठीक है, और वीर्य को महिला के शरीर में प्रवेश कराना, ये सारे कार्य इसी के होते हैं। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का उत्पादन करता है, पुरुष के यौन विकास, प्रजनन क्षमता, इन दोनों के लिए आवश्यक होता है। कैसे होता है? देखो, मानव शुक्राणु आपको हम बता रहे हैं, ये प्रोसेस होता है, ये चित्र होता है इसका। मानव शुक्राणु और स्त्री का जो मानव जनांग इस टाइप का होता है। आपको मैं इसको टोटल भी दिखा रहा हूँ, जिसके माध्यम से बेहतर आपको सिखाऊंगा। देखिए जरा क्या होता है मानव शुक्राणु, अब दिख रहा होगा आपको चित्र। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, इसमें शिश्न मुंड होता है। शिश्न मुंड क्या होता है? ये सबसे भारी एक नाला ऐसी होती है, वैसे सुकड़ी रहती है लेकिन मैथुन के समय ये बढ़ जाती है, सीधी हो जाती है। ये शिश्न जो होता है इसको शिश्न मुंड कहा जाता है। उसके बाद में 2 जोड़ी वृषण होते हैं, एक इधर वृषण होता है और एक इधर वृषण। वृषण का काम क्या होता है? केवल शुक्राणु का निर्माण करना, शुक्राणु का निर्माण करता है और उसके बाद में क्या करता है? शुक्राणु के निर्माण के साथ ये हमने जो वृषण लिखा हुआ था, शुक्राणु हो गया हमारा, और शुक्राणु के साथ साथ ये रहा, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही ये मानव जो जनन अंग होता है विकसित होता है, ठीक है। उसके बाद ये शुक्र नलिकाएँ होती हैं और यही जब नसबंदी जब की जाती है पुरुष की, तो इन्हीं को कहीं पर ऐसे काट के बांध दिया जाता है। इसी को अब इनको बैस नलिका कहते हैं, इसीलिए इसको वैसेक्टोमी कहते हैं। मानव जनन की नसबंदी, मनुष्य की नसबंदी, पुरुष की नसबंदी वैसेक्टोमी कहलाती है और उसमें फैलोपियन ट्यूब को काट के बांधा जाता है स्त्री में, तो उसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ठीक है। तो बेस की वजह से वैसेक्टोमी कहते हैं। इसके बाद क्या होता है? ये मूत्र मार्ग लंबा सा होता है, इसी की वजह से शुक्राणु बाहर निकलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में इसमें प्रोटेस्ट ग्रंथियाँ, यहाँ पे प्रोटेस्ट ग्रंथि आगे लगी रहती हैं, प्रोटेस्ट ग्रंथि, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करती हैं। फिर शुक्राशय होता है, यहाँ पे ये शुक्राणु इकट्ठे रहते हैं। मूत्राशय होता है, यहाँ मूत्र इकट्ठा रहता है, ब्लैडर, ठीक है। शुक्रवाह के नलियाँ हो गई, ठीक है। तो ये इसके कार्य हो गए, मानव जनन के टोटल कार्य यही हमने आपको बताए हुए हैं। क्या क्या होता है? तो देखिए जरा, टोटल वृषण हो गया, क्या लिखोगे? पहले लिंग लिखोगे, या नर प्रजनन तंत्र बाहरी भाग होता है जो वीर्य को महिला के शरीर में प्रवेश कराता है, और मूत्र मार्ग का भी हिस्सा यही होता है जो मूत्र को बाहर निकालने में मदद करता है। दूसरी बात, वृषण होता है, ये नरजनन ग्रंथियाँ होती है, शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन दोनों हार्मोन स्राव करते हैं, 2 जोड़ी पाए जाते हैं। अंडकोश एक थैली होती है, ये क्या होता है कि ये जो 2 वृषण है, अब जैसे ये वृषण है, अभी मैं देखता हूँ शायद आपको चित्र मिल जाए इसका, तो चित्र ज़्यादा बेहतर मिलेगा। देखो, इस टाइप से होता है। ये कैसे? वृषण जो होता है ये इस टाइप की एक नली जैसी होती है। इसके ऊपरी भाग में क्या होता है, इसमें एक झिल्ली ऐसी, यहाँ पे जिसमें अंडकोश ये सुरक्षित रहते हैं वृषण, उनमें एक झिल्ली होती है, और इसी झिल्ली जो होती है, झिल्ली का काम ही केवल अंडकोश को सुरक्षित रखना होता है। और यही मैंने आपको यहाँ पे बताया, इसको क्या बोला जाता है? ये खंड आपका जो अंडकोश, इसको क्या बोला करते हैं? देखिए जरा, ये जो झिल्ली होती है, इसी झिल्ली को हम बोला करते हैं शुक्राशय, और अंडकोश बोला करते हैं, ठीक है, स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है। तापमान को नियंत्रित, वृषण को सुरक्षित रखती है, तापमान को नियंत्रित रखती है, ठीक है। सो अगला क्या होता है? अगला क्वेश्चन देखो, हम बात करेंगे छोटी सी गन, तो सब समझ में आपको आ गया होगा, बहुत ईजी है क्वेश्चन, ही हमारा ईजी था। मानव जनन तंत्र, ठीक है। मानव जनन तंत्र में याद रखिएगा क्या होता है, ये सारे खंड मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब क्या होता है? अगला क्वेश्चन, स्त्री जनन तंत्र क्या होता है? मानव जनन तंत्र और स्त्री जनन तंत्र ज़्यादा अंतर नहीं होता है, वहाँ भी इस टाइप के अंडाणु होते हैं, ये अंडाशय होते हैं, और वहाँ अंडाशय होते हैं, यहाँ वृषण होते हैं। अंडाशय में क्या होगा? यहाँ इसमें स्पर्म का निर्माण होता है, और उसमें किसका निर्माण होगा? ओवाम, अंडाणु का निर्माण होगा, ठीक है। और यहाँ होती शुक्र नलिकाएँ होती हैं, इसी को वहाँ फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है, इसी में आकर के अंडाणु रुकता है, ठीक है। तो कंडीशन सेम होती है, और यहाँ पे क्या है? लिंग है, वहाँ पे योनि होती है, इतना अंतर होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो देखिए, आपको मैं चित्र के माध्यम से वो भी समझाएंगे। ये होता है, ये क्या होगा? ये योनि का बाहरी भाग होता है जो मैथुन के समय काम आता है, ठीक है। और उसके बाद में ये इसका गर्भाशय यहाँ से होता है, और गर्भाशय में यहीं पर ये गर्भाशय का एरिया होता है, और ये 2 अंडाणु होते हैं,
इन्हीं से प्रत्येक बार में क्या होता है, एक अंडाणु का निर्माण होता है। इनको बोला जाता है अंडाशय बोला जाता है। और ये अंडाणु बन के इस पे आता है और ये फैलोपियन ट्यूब कही जाती है। जब भी इनमें जब क्या किया जाता है, जब स्त्री में जब जो है नसबंदी की जाती है, तो यही फैलोपियन ट्यूब नलिका को काट के बांध दिया जाता है और इसी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इंग्लिश वाला वर्ड आप याद रखिएगा। स्त्री में ट्यूब काट के बांधी जाती है ट्यूबेक्टोमी, और पुरुष में क्या बेस काट के बांधा जाता है बेसेक्टोमी होता है। ठीक है, तो स्त्री में नामक की चीज़ क्या होगा, मादा जनन तंत्र में अंडाशय होता है, अंडवाहिनी होता है, गर्भाशय होता है, योनि होता है, बाहरी जननांग शामिल होते हैं। ठीक है, जटिल संरचना होती है। सबसे पहले अंडाशय होता है। अंडाशय एक जोड़ी अंडाशय होती है। जैसे वहाँ पे ये अंडाशय और वहाँ वृषण बराबर की बात है। वहाँ पे अंडाशय हो गए वाले और वहाँ पे क्या होता है, वृषण होता है, बाद बाकी सेम बात होती है। अंडाशय में क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होगा, वृषण में शुक्राणु का निर्माण होगा। दूसरी बात क्या होगी, अंडवाहिनी होगी। ये एक जोड़ी अंडवाहिनियाँ होती है जो अंडाशय और गर्भाशय को जोड़ती है, जो फैलोपियन ट्यूब नहीं जाती है। फैलोपियन ट्यूब को अंडवाहिनी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब जो होती है ये अंडवाहिनी होती है। ये क्या है, ये अंडवाहिनी एक इधर हो गई, एक इधर हो गई। और वहाँ क्या होता है, वहाँ शुक्रवाहिनी होती है, इसीलिए उसको बैस कहते हैं, बैस नलिका कहते हैं। ठीक है, अगला क्या गर्भाशय होता है। ऊपर में ही गर्भाशय में ही भ्रूण का रोपण होता है। ये गर्भाशय होता है, उसके जस्ट नीचे ये गर्भाशय होता है एरिया, और यहीं पर भ्रूण का रोपण किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्या है, योनि होती है। ये नलिकाकार संरचना होती है, गर्भाशय जुड़ी रहती है। और बाहरी जननांग होता है, मांस प्यूबिक, लेबिया मोजोरा, लोबिया माइनोरा, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। ये सब क्या होता है, बाहरी जननांग होते हैं। ठीक है, तो ये होता है मादा जननांग। मादा जननांग का भी मैं आपको जो चित्र दिखा रहा हूँ, मादा जननांग किस टाइप से होता है, देखो इस तरीके से मादा जननांग होता है। मेल जननांग आपने देख लिया, फीमेल जननांग भी आपको दिखा देते। ये रहा, देखो स्पष्ट दिखाई देगा चित्र, ये देखिए। तो ये प्रोसेस होता है यहाँ पे। कैसा होता है मादा जननांग, इस टाइप का होता है। देखो साफ दिख रहा होगा आपको, मादा जननांग आपको साफ दिखेगा। ये होता है मादा जननांग, देखिए। तो इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले अंडवाहिका। ये अंडवाहिका किसे कहा जाता है, देखिए ये क्या हो गई, ये अंडवाहिका हो गई। इन्हीं को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। जब इसका नसबंदी किया जाता है तो ये ट्यूब नलिका यहाँ पे और यहाँ पे काट के बांधी जाती है, ट्यूब काट के बांधी जाती है, इसीलिए इसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, और ये होता है गर्भाशय का ऊपरी भाग फंडस होता है, ये गर्भाशय टोटल होता है। ठीक है, यहीं पर बच्चे भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है। ये क्या होता है, ये भागे दो रेसे जैसे दिख रहा है, यही जो होते हैं मैथुन के समय होता है, उत्तेजना उत्पन्न करते हैं। और ये योनि भाग होता है, ये इसकी गर्भाशय की ग्रीवा यहाँ से होती है, यहाँ से स्पर्म जो है अंदर जाता है। और उसके बाद ये क्या होता है, अंडाशय होता है। अंडाशय क्या करता है, ये अंडाशय जो होता है अंडाणु का निर्माण करता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या होता है, इनमें शुक्राशय वृषण होता है। वृषण किसका निर्माण करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है। लगभग में कंडीशन सेम होती है, सिचुएशन सेम होती है। आप दोनों को मैच करके पढ़िएगा, जब भी पढ़िएगा तो दोनों को मैच करके पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है नर और मादा में द्वितीयक लक्षण क्या होते हैं। अब देखो आपको बताते हैं नर और मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं। नर में क्या होता है, पहली बात तो जब बच्चा बड़ा होगा, छोटे बच्चे में लोगों में सेम आवाज़ होती है, रोता है, सेम रोता है जब जन्म होता है। लेकिन जैसे बड़ा होता जाएगा तो पुरुष में आवाज़ भारी होती जाएगी, मांसपेशियाँ अधिक मजबूत होगी। स्त्रियों के हाथ ऐसे आप टच करो बहुत कोमल होते हैं, लड़कों के हाथ टच करो बहुत हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो मांसपेशियाँ अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ होती है, कंधे चौड़े हो जाते हैं। ठीक है, पुरुष इनमें दाढ़ी मूछ निकल आती है, शिश्न और वृषण कोष विकसित होते हैं। इनमें क्या होता है, शिश्न होता है, वृषण कोष। मैंने आपको बताया नर जननांग यही सब शिश्न और वृषण कोष कहलाता है। वृषण कोष किसे कहते हैं, इसकी चारों ओर जो झिल्ली होती है उसको वृषण कोष कहते हैं। और ये शिश्न हो गया, ये सब कैसे हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी बात क्या होती है, ये तो पुरुष में होता है। अगला नंबर शुक्राणुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। शुक्राणु का 12 से 14 साल में शुक्राणु का निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है। अच्छा, यहाँ मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण में थोड़ा अंतर होता है। इनमें यौवनारंभ 12 से 13 वर्ष की आयु में होता है, क्योंकि मोनेस्ट्रल साइकिल 12 से 13 वर्ष में, एमसी कब शुरू होती है, 12 से 13 वर्ष में होती है। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है कि इसमें और सारे लक्षण भी, सारे आपको लक्षण तो दिखाते हैं क्या क्या विकसित होता है।
तो देखिए जरा, यही मैंने आपको टोटल बताया कि नर में क्या क्या हुआ कि पुरुष की आवाज़ भारी हो गई और मांसपेशियां अपेक्षा सुदृढ़ हो गई, कंधे चौड़े हो गए, पुरुष दाढ़ी और मूंछ का विकास हो गया, शिश्न वृषण को सुविकसित हो गया और शुक्राणु का निर्माण करने प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, बालिकाओं यौवन में 12 से 13 वर्ष की आयु में होता है। एस्ट्रोजन तथा FSH हार्मोन जो होते हैं यौवनावस्था को एस्ट्रोजन और FSH हार्मोन प्रेरित करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, बाह्य जननांग विकसित होंगे, स्तन विकसित होंगे, सबसे पहले स्तन और बाह्य जननांग विकसित होने लगते हैं। ठीक है, दूसरी बात आर्तव चक्र, जैसे 13 साल की लड़की होगी 12-13 साल आर्तव चक्र प्रारंभ हो जाता है। दूसरी बात श्रोणी मेखला, इनकी कमर, श्रोणी मेखला क्या होती है, कमर होती है, कमर चौड़ी होती है, इनके कंधे चौड़े होते हैं, अंश मेखला चौड़ी होती है, इनकी श्रोणी मेखला चौड़ी होती है। ठीक है, चेहरे, जांग और नितंब पर बसा का संचय होता है। नितंब होगा, चेहरे पर बसा का संचय होगा। ठीक है, जांगों पर बसा का संचय होगा, नितंब पर बसा का संचय होता है। स्वर तीव्र और मधुर हो जाता है, इनका तीव्र स्वर होगा लेकिन मधुर हो जाएगा। ठीक है, मीठी आवाज़ हो जाती है। दूसरी बात क्या होती है, ये दोनों में सामान्य लक्षण होंगे, मुहासे दोनों में बनेंगे पिंपल्स। ठीक है, और त्वचा तैलीय हो जाएगी, शारीरिक परिवर्तन के प्रति सजग हो जाएंगे, समाज को एक नर दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ करना, ऐसे लक्षण होते हैं जो बालकों और बालिकाओं में समान रूप से लक्षण दिखते हैं। ये सारे जो होते हैं एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देते हैं, ये दोनों में समान होंगे। मुँह से निकलना, तैलीय त्वचा को हो जाना, शारीरिक परिवर्तन, सजग हो जाना, ये सब चीज़ें दोनों में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मानव ने, अब 2-3 क्वेश्चन है जो हम आपको इसी वीडियो के अंतर्गत सिखा देते हैं क्योंकि खास भी है और एक ही बार में कंप्लीट भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो सर्टोली कोशिकाएं क्या करती हैं, सर्टोली कोशिकाओं का निर्माण पुरुष में होता है और यह क्या करती हैं, वृषण जो शुक्राणु होता है उसको पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है, तो मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणु को का उत्पादन भी करती हैं और इस पर क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है, उनकी रक्षा करती है और उत्पादन को भी नियंत्रित करती है। मानव शुक्राणु को उत्पादन करना, नियंत्रित करना, उनकी रक्षा करना, सारा काम सर्टोली कोशिकाओं का होता है। ठीक है, वृषण के कार्य आप ऊपर पढ़ चुके हैं। नर जननांग होता है, मुख्य रूप से शुक्राणु का निर्माण करना होता है, पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करता है। ये दोनों ही कार्य नर प्रजनन क्षमता और द्वितीय लिंग के लक्षणों के लिए दोनों ही आवश्यक होते हैं। ठीक है, स्तन ग्रंथियाँ क्या होती हैं, स्तन ग्रंथियों में क्या होता है, जिसे हम लोग ये देखते हैं कि स्तन है, अब स्तन में क्या होता है, यहाँ पर छोटी छोटी ऐसे इस टाइप की ग्रंथियाँ होती हैं। ये ग्रंथियाँ होती हैं, इनमें जो होता है दूध, जो मिल्क होता है, दुग्ध इनमें भरा रहता है और इसीलिए जब स्तन को जब दबाया जाता है तो इससे दूध बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसी को हम स्तन ग्रंथियाँ कहा करते हैं। ठीक है, क्या होता है देखो, इसके बारे में आपको हम लोग समझा देते हैं। स्तन ग्रंथियाँ किसे कहते हैं, स्तन ग्रंथि एक ग्रंथि होती है जो दूध का उत्पादन करती है। स्तन ग्रंथियाँ स्तनधारियों को शरीर में पाई जाती है और मादाओं में अच्छी तरह से विकसित, हालांकि होती पुरुष में भी है लेकिन पुरुष में पूर्ण विकसित नहीं होती है और मादाओं में अच्छी तरह से विकसित होती है। ठीक है, जब पुरुषों में यह कम विकसित होती है। स्तन ग्रंथियों का प्राथमिक कार्य शिशु को स्तनपान कराना होता है, दूध का श्रावण होता है। ठीक है, स्तन ग्रंथियाँ कई नलिकाएँ होती हैं, दूध को निप्पल तक पहुँचाती है। ये जो नलिकाएँ होती छोटी छोटी, यही दूध को निप्पल तक पहुँचाती हैं। ऊपरी हिस्सा इसको निप्पल कहा जाता है। ठीक है, तो निप्पल तक कौन पहुंचाती हैं, ये ग्रंथियां जो दुग्ध को पहुंचाती हैं। दूसरी बात क्या होती है, इन थैलियों में क्या, प्रत्येक नलिका छोटी सी थैलियों में खुलती है जहाँ दूध का उत्पादन होता है। इन थैलियों, ये प्रत्येक नली छोटी छोटी थैलियों में खुलेगी और इन थैलियों में ही दूध का उत्पादन होता है, इन थैलियों में दूध का उत्पादन होता है। ठीक है, स्तन ग्रंथियों का विकास यौवन के दौरान शुरू होता है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन स्तर जब बढ़ता है, एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ता है तभी स्तन का दूध का विकास होता है। गर्भावस्था के दौरान प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन हार्मोन दुग्ध को मूल रूप से जो है उत्पादन कराता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है उसका उत्पादन कराता है दूध का। ठीक है, स्तन ग्रंथि का मुख्य कार्य दूध का उत्पादन करना होता है, शिशु को पोषण प्रदान करता है। दूध में एंटीबॉडीज और पोषक तत्व होते हैं, शिशु को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। तो ये हमारा स्तन ग्रंथियाँ हो गया। टोटल स्तन किसे, स्तन ग्रंथियाँ किसे कहते हैं, ये सारा क्वेश्चन भी हो गया। इस टॉपिक के अंतर्गत हमने आपको टोटल ये टॉपिक कंप्लीट करवा दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि इससे पहला टॉपिक जो है हमारा पार्ट 4 तक कंप्लीट हुआ है। जो लोगों ने भी पार्ट 1 नहीं देखा, चैप्टर 1 नहीं देखा, पहले वो चैप्टर 1 देखिएगा, उसके बाद में चैप्टर 2 देखिएगा। आशा करते हैं कि आप लोग बेहतर समझ में आएगा, 100% क्लियर होगा। आलस ना दिखाइएगा, पढ़ते जाइएगा। आज के लिए जय हिंद।